नमस्कार, मैं तरुण वर्मा दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं आपसे अभी एक सीरीज़ पर बात कर रहा हूँ ईआरपी के बारे में, मतलब एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, जो कि ओसीडी के ट्रीटमेंट के लिए दी जाने वाली एक साइकोथेरेपी है, जिसको कि हम बिहेवियर थेरेपी का एक रूप मानते हैं। ओसीडी के ट्रीटमेंट में खासकर जिसमें कंपल्जन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, उसमें ईआरपी एक बहुत सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है, जिससे कि आप सक्सेसफुली अपने ऑब्सेशंस और कंपल्जन्स को दूर कर सकते हैं, भले ही तब जब आप मेडिसिन ले रहे हो या तब जब आप मेडिसिन नहीं ले रहे हैं। दोनों केसेस में ईआरपी हेल्पफुल हो सकता है। हालांकि ज़्यादातर रिकमेंड यही किया जाता है कि मेडिसिन लेते साथ आप ईआरपी लें, पर कई बार माइल्ड केसेस होते हैं जिनमें बिना मेडिकेशन के भी हम ईआरपी से ओसीडी को ट्रीट कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि कई लोग बिना मेडिसिन के भी सिर्फ साइकोथेरेपी से ओसीडी से ट्रीटमेंट ले सकते हैं, पूरी तरह से क्योर हो सकते हैं। तो सीरीज के थर्ड पार्ट में हम आगे फर्दर कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे। इससे पहले मैं फर्स्ट पार्ट में 3 पॉइंट्स और सेकंड पार्ट में 4 पॉइंट्स पर डिस्कशन कर चुका हूं। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट्स पर कि हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए ईआरपी ट्रीटमेंट को लेते टाइम, जिससे कि सक्सेसफुली हम ट्रीटमेंट करवा सकें। ईआरपी को करते वक्त अक्सर क्या होता है कि माइंड जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ओसीडी में माइंड जो होता है वो काफ़ी चंचल हो जाता है, काफ़ी डिस्ट्रैक्ट होता है, कई बार मन नहीं करता, इस वजह से हम पूरा ध्यान नहीं दे पाते। कई बार हमारे दिमाग में कुछ ऑब्सेशंस और कुछ और दूसरी नेगेटिव वरीइंग वाली थॉट्स, इंट्रूसिव थॉट्स में माइंड जो है चला जाता है, उलझ जाता है। तो कई बार हम जब ध्यान नहीं दे पाते तो इससे क्या होता है कि ईआरपी का जो प्रोसेस है वो अटक जाता है, सक्सेसफुल नहीं हो पाता। हमारा पूरा ध्यान ना होने से हमें समझ ही नहीं आता हमने किया क्या, या हमारी एंग्जाइटी भी बढ़ सकती है। या तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि कैसे वर्क करी ईआरपी, या फिर हमारी एंग्जाइटी इतनी बढ़ जाएगी कि हम उसे छोड़ने का मन करेगा। तो ऐसे में अपने माइंड में जो भी इधर उधर की डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं, एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शंस भी हो सकती हैं, कोई दिमाग में कुछ और बात करने की इच्छा हो रही है, इन सब चीजों को अवॉइड करें ताकि आप सक्सेसफुली ईआरपी कर पाए, क्योंकि आपके दिमाग को पूरे एंटायरिटी में पूरे तरह से उस फियर्ड स्टिमुलाई जो है, फियर्ड स्टिमुलस, जिस चीज से आप डरते हो, फियर्ड स्टिमुलस, वो स्टिमुलस मिल रहा है जो आपको डरा रहा है। जैसे गंदगी स्टिमुलस है और आपको डरा रही है, तो इस फियर्ड स्टिमुलस से पूरी तरह से एक्सपोज होने के लिए, पूरी तरह से इसके प्रति अपना डर खत्म करने के लिए और दिमाग को यह समझाने के लिए कि भाई जो चीज का आपको एक्सपोजर दिया जा रहा है उसका डर भगाना है, किसी तरीके की इंटरफेरेंस काम नहीं करेगी। क्योंकि इंटरफेरेंस क्या करेगी, आपको पूरी तरह से एक्सपोज नहीं होने देगी। दिमाग पूरी तरह से प्रोसेस नहीं कर पाएगा कि ये हुआ क्या। तो अगली बार वो फिर से उस चीज को रेज करेगा, रियल लाइफ सिचुएशन में फिर से वो इश्यू आ जाएगा, फिर से वो कंसर्न जगेगा, फिर से आपको लगेगा कि एंग्जाइटी जो है वो ज्यादा हो रही है, अब ऐसे में क्या करें। अब उस टाइम पर आप अपना मन डिस्ट्रैक्ट करके कोई हेल्प नहीं ले सकते, क्योंकि वहां तो आपको फेस करना है ना रियल सिचुएशन में। तो इसलिए ईआरपी के टाइम पर अपना अटेंशन कंसंट्रेशन बना के रखें। अगर कहीं माइंड इधर उधर भाग जाता है, इधर उधर की चीजों में उलझ जाता है, तो उधर से ध्यान हटाएं और ईआरपी पे फोकस करें, एक्सरसाइज पे फोकस करें, ताकि एंग्जाइटी को जाता हुआ आप देख सकें, आप ऑब्जर्व कर सकें, और साथ ही साथ आपका दिमाग पूरी तरह से समझ जाए कि धीरे 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 एंग्जाइटी चली गई, मतलब अब हैबिचुएशन हो गई, मतलब अब इस चीज से डरने की जरूरत नहीं है। एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है हमारे दिमाग में, एक फिजियोलॉजिकल मेमोरी। दिमाग को वो चीज याद रह जाता है कि ऐसे किया था लास्ट टाइम और इस तरह से एंग्जाइटी दूर हो गई थी। तो अगली बार वो उस चीज को रिपीट करेगा, एंग्जाइटी हटाने में हेल्प करेगा। पर अगर कुछ इंटरफेरेंस हो जाएगी तो दिमाग के अंदर वो प्रॉपर मेमोरी नहीं बनेगी, जिस वजह से हर बार ऐसा लगेगा कि ईआरपी करने के बाद भी, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो गई थी, तो अगली बार जब आपने फिर से किया तो दिमाग समझ नहीं पाएगा कि लास्ट टाइम क्या किया था। वो उतनी ही एंग्जाइटी रेस करेगा क्योंकि दिमाग अभी समझ ही नहीं पाया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एक्सपोजर आप तभी करें जब आप रिस्पॉन्स प्रिवेंशन भी कर रहे हो। मतलब कंपल्जन को नहीं करना, तभी आप एक्सपोजर कर रहे हो। ये नहीं कि आपने एक्सपोजर तो कर दिया, जैसे गंदगी के साथ आपने अपने को एक्सपोज तो कर दिया, बट फिर एक्सपोजर करते ही एकदम से सीधा हाथ धोने भागे, या टॉलरेट ही नहीं कर पाए और लगा कि नहीं अब तो हाथ धोना है, अब सफाई करनी है जल्दी से। ये कोई फायदा नहीं होगा ऐसे ईआरपी करने का। बेसिकली ये ईआरपी हुआ ही नहीं, फिर ये एक्सपोजर थेरेपी तो हो गई बट रिस्पॉन्स प्रिवेंशन नहीं हुआ। तो ऐसे में क्या होगा, आपका मन डर से भर जाएगा, आप एक्सपोज किए जा रहे हो। कई बार ऐसा देखने में आता है कि पेशेंट को एक थेरेपिस्ट बोलता है कि ये जितनी भी गंदी गंदी चीजें ना इन सबको टच करो, और वो टच तो कर रहे हैं, एक्सपोजर तो हो गया, उनको अलग से रिस्पॉन्स प्रिवेंशन की इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई। मतलब कि रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, कंपल्जन ना करना, इसके लिए उस पेशेंट को एक जगह बिठा दिया जाता है
और उसको कहा जाता है कि अभी तुम्हारी एंजाइटी बढ़ रही है, उसको नोटिस करो। जो सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस आ रहा है एंजाइटी का, उसको नोटिस करो और तुम्हारे अंदर जो भी इच्छाएं आ रही हैं, थॉट्स आ रही हैं, उसको बताओ। तो पेशेंट अक्सर बताता है कि मुझे ये फील हो रहा है, ये महसूस हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो वो कहता है मुझे हाथ धोने का मन हो रहा है। अब हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे हाथ नहीं धोना है अभी, जो भी चीज गंदी हुई है उसको धोना नहीं है, और उसको टॉलरेट करो और समझो कि आपको अगर ये एंजाइटी हो रही है, इसको जाने दो। ये होता है रिस्पॉन्स प्रिवेंशन वाला फेज। तो एक्सपोजर तो कर लिया, गंदगी को छू लिया, बट रिस्पॉन्स प्रिवेंशन मतलब कि जब इच्छा हो रही थी हाथ धोने की, तब हाथ धोने से खुद को रोका, और इसके लिए खुद को बिठाना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। पर होता क्या है? एक्सपोजर कर लिया, अंदर से इतनी तेज एंजाइटी आ रही है और जाके हाथ धो लिया, तो ये तो कोई रिस्पॉन्स प्रिवेंशन हुआ ही नहीं। तो अक्सर ये चीज ध्यान में रखनी जरूरी है कि आप जब ईआरपी कर रहे हो तो सिर्फ एक्सपोजर ही सब कुछ नहीं होता। ये नहीं कि बस गंदगी को एक्सपोज किया, गंदगी के बीच जाके बैठ गए, कूड़ेदान में हाथ डाल दिया, चीजों पे मिट्टी गंदगी पे हाथ लगा दिया तो भाई एक्सपोजर हो गया। नहीं, उसके बाद थोड़ी देर बैठना है, बिना हाथ धोए, बिना उस इच्छा पर ज्यादा फोकस किए, सिर्फ एंजाइटी को बढ़ते हुए और कम होते हुए देखना है। तो इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो इसी से जुड़ा हुआ है कि जब आप रिस्पॉन्स प्रिवेंशन करते हैं तो उस टाइम पर अपनी माइंड में कितनी एंजाइटी आ रही है उसको एक वैल्यू देना होता है, उसको एक नंबर देना होता है। तो आप कह सकते हैं कि 0 से 100 पर मेरी एंजाइटी जो है वो अभी एक्सपोजर के टाइम पर भाई 90 हो गई है, 100 हो गई है, फुल एंजाइटी जितनी हो सकती है वो हो रही है। रिस्पॉन्स प्रिवेंशन किया मतलब कंपल्शन नहीं करी, तो उस टाइम पर और ज्यादा बढ़ जाएगी, भाई 70-80 चल रही थी, 100 हो जाएगी। धीरे 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 आप देखेंगे कि आपकी ये जो एंजाइटी है कम होना शुरू हो जाएगी, फिर 80, 70, 60, 50 करते 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 वो धीरे धीरे कम होगी। शुरुआत में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा कमी नहीं आ रही है एंजाइटी में। मान लीजिए आपके थेरेपिस्ट ने कहा कि 10 मिनट हम बिना हाथ धोए यहां पर बैठेंगे और कुछ करना नहीं है इस टाइम पर, बस आपको ऐसे बैठे रहना है। तो 10 मिनट में हो सकता है आपकी एंजाइटी सिर्फ 10% कम हुई हो, 90 से सिर्फ 80 आई हो या 85 आई हो। हालांकि ये सब्जेक्टिव एस्टिमेट है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि एग्जैक्ट हम पता कर पा रहे हैं, पर हमें इतना पता चल जाता है कि बहुत कम तो नहीं हुई है पर थोड़ी सी कम तो हो गई है, तो हम कहेंगे 80 हो गई, 70 हो गई। पर धीरे धीरे जब आप रेगुलरली इस प्रैक्टिस को करेंगे, इस एक्सरसाइज को दोहराएंगे थेरेपिस्ट के सामने, घर पे, तो ये 90 से धीरे धीरे 50 पर जाना शुरू हो जाएगी, फिर 90 तक पहुंचना भी बंद हो जाएगी, 60-70 तक जाएगी मैक्सिमम। इस तरह से आपका धीरे धीरे थेरेपी में सक्सेस अचीव होगी। तो पहले वो जो एक्सट्रीम तक जाती थी कम होना शुरू होगी, थोड़ी सी कमी आई उसके अंदर, फिर उसके बाद उसका एक्सट्रीम धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो पहले 100 तक जाती थी, 80 तक नीचे आती थी, फिर 70 तक आई, 60 तक आई, फिर धीरे 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 वो 100 तक पहुंचती ही नहीं है, अब वो 80 तक पहुंचती है, 70 तक पहुंचती है, फिर धीरे धीरे उसमें और कमी आनी शुरू होगी, 50-40 तक जाएगी, 30 तक जाएगी, फिर उसके बाद जब आप एक्सपोजर करेंगे तो 50 तक जाएगी मैक्सिमम, मिनिमम जो है वो धीरे धीरे 20 तक आ जाएगी। ऐसे कर करके ग्रेजुअल एक्सपोजर से आप अपने जो स्ट्रेस की, डिस्ट्रेस, एंजाइटी की जो रेटिंग्स है उसमें कमी लाएंगे। इसको कहते हैं सुड, सब्जेक्टिव यूनिट ऑफ डिस्ट्रेस, कि सब्जेक्टिवली आपको कितना डिस्ट्रेस हो रहा है, परेशानी हो रही है, उसका एक यूनिट बताना, उसका एक नंबर बताना। ये बहुत जरूरी होता है ईआरपी के टाइम पर, एंजाइटी के एक्सपोजर के टाइम पर। तो अपने थेरेपिस्ट से भी बात करें और खुद भी इस चीज को ध्यान रखें कि जब आप थेरेपी कर रहे हो तो इस तरह से एक नंबर के फॉर्म में अपनी एंजाइटी को कैलकुलेट करना सब्जेक्टिवली, कहीं कोई लिखा नहीं हुआ, कहीं कोई टेस्ट नहीं है, कहीं कोई दूसरा नहीं बताएगा, आपको खुद करना होगा, सब्जेक्टिवली समझना होगा, इसलिए इसको सब्जेक्टिव यूनिट बोला है। तो ये जो डिस्ट्रेस की जो रेटिंग जब आप देते हो, इससे आपको अपनी एंजाइटी को खुद महसूस करोगे कि हाँ वो कैसे जा रही है, कैसे वो बढ़ रही है, खुद उसको विटनेस कर पाओगे। तो सक्सेस लेने के लिए ट्रीटमेंट में इस तरीके की सब्जेक्टिव यूनिट्स को बताना बहुत जरूरी है। ये जो नंबर्स होते हैं, मेजर्स होते हैं, मेजरमेंट होती है, ये बहुत हेल्प करती है, क्योंकि इससे हमें अवेयरनेस आती है कि हाँ हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या अचीव करना है। भाई मेरी अंदर एंजाइटी अभी 90 की है और मुझे 50 तक अचीव करनी है, मतलब आधी अधूरी एंजाइटी रह जाए, मेरे पास मैक्सिमम टॉलरेंस आ जाए, बस 50 की एंजाइटी भी फिलहाल अगले 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीने तक काफी होगी अगर बहुत ज्यादा एंजाइटी है तो, और अगर आप बहुत टाइम से ओसीडी से सफर कर रहे हैं तो शायद हमारा टारगेट इतना है ही नहीं कि 0 हो जाए। हमारा टारगेट इतना है कि एंजाइटी 50 से 40 तक पहुंच जाए, बहुत है, हो रही है, ऑब्सेशन है, कंपल्जन है, बट बहुत ज्यादा कमी आ जाए ऐसा हमें अचीव नहीं करना। शुरू में हमें शुरू में 20-20, 30-30 पॉइंट्स का ही सक्सेस अचीव करनी है। तो इस तरीके की जब आप रेटिंग्स देते हो ना, तो आपको ट्रीटमेंट को मॉनिटर करने में, ट्रीटमेंट को अप्रोच करने में, ट्रीटमेंट को सक्सेसफुली इवेल्युएट करने में आपको हेल्प मिलती है।
आप खुद देख पाते हो कि हाँ उसमें कमी है। नहीं तो अगर ये यूनिट्स नहीं देंगे तो क्या होगा, मन में अपनी ही कुछ एजम्पशंस लगाएंगे, एस्टिमेट्स लगाएंगे और कहेंगे कि हाँ होना तो बहुत चाहिए था कम, पर हो तो रही नहीं है कम। कभी कभी कम भी हो जाएगी तो आप उसको काउंट ही नहीं करोगे, आप उस पर फोकस ही नहीं करोगे। आपको लगेगा कि 3 दिन तो कम हुई थी, 4 दिन तो बढ़ गई, 4 दिन बढ़ गई तो क्या फायदा। आप बेसिकली अपने माइंड को पूरा ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, उसको समझ नहीं पाओगे कि उसमें ग्रोथ कितनी हो रही है, उसके अंदर सक्सेस कितनी मिल रही है। इसलिए ये यूनिट्स देना बहुत जरूरी है। क्वांटिफिकेशन कहते हैं इसको, क्वांटिफाई करना, उसकी एक क्वांटिटी बना देना, ये बहुत जरूरी है, जिससे कि आप मॉनिटर करके, एसेस करके अपनी प्रोग्रेस को अचीव कर सकते हो, ला सकते हो। नेक्स्ट एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है, वो ये कि एक्सपोजर्स जो है वो डेली किए जाने चाहिए अगर आप अच्छी सक्सेस चाहते हो ईआरपी के थ्रू। कई बार क्या करते हैं पेशेंट, शुरू शुरू में जोश होता है, डेली करेंगे, धीरे 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 उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे। जब थेरेपी ली उस दिन कर लिया, बाकी 4 दिन बाद किया, 6 दिन बाद किया। जब जब थेरेपी का सेशन होना होता है उससे 1 दिन पहले कर लेंगे और उस दिन कर लेंगे, बीच में गायब, बीच में कुछ नहीं करेंगे, बीच में परफॉर्म नहीं करेंगे, और 10 तरह के रीजंस देंगे कि पढ़ाई करनी थी, कॉलेज था, ये था, जॉब थी, वर्क प्लेस पे थे बिजी, वहाँ ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, 10 तरह के रीजंस देंगे। जबकि देखा जाए तो सिर्फ 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट निकालने में कोई बहुत बड़ा कोई एफर्ट नहीं लेना। आपको बस खुद को याद दिलाना है, रिमाइंड करना है और आपको परफॉर्म करना है वो एक्सरसाइज। तो डेली ना करने से, थोड़ी थोड़ी देर ना करने से डेली क्या होता है कि ईआरपी का रिजल्ट नहीं आ पाता अच्छा। फिर आप अगेन ट्रीटमेंट को कैसे इवेल्युएट करेंगे, भाई ईआरपी काम नहीं करती, भाई हमारा ओसीडी तो ठीक नहीं हो पाता, भाई ये डॉक्टर जो है ये ठीक से हेल्प नहीं कर रहा, भाई दवाइयाँ ही ठीक है, मुझे नहीं लगता मेरा ओसीडी कभी ठीक होगा, मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो हो क्या रहा है कि आपने थेरेपी तो लेना शुरू कर दिया, बट आपने उसकी डेली एक्सरसाइजेज जो आपको घर पे परफॉर्म करनी है उसके लिए आपने पूरा कमिटमेंट नहीं दिया। अब देखिए एक चीज बहुत जरूरी है समझना, दवा खाना एक बहुत थोड़ी ड्यूरेशन का प्रोसेस है। मतलब आपने जस्ट पत्ता लिया दवा का, दवा निकाली, खा गए, पानी से निकल लिया, हो गया काम। बहुत छोटा एफर्ट मांगता है, मुश्किल नहीं होता इस बिहेवियर को मेंटेन करना। लोग 2-2 3-3 5-5 साल से मेडिसिन ले रहे हैं, कर लेते हैं जिनको करना होता है, जिनको मेडिसिन लेना होता है। पर ईआरपी, बिहेवियर थेरेपीज, ये सारी जो थेरेपीज होती है ना, ये हमारा एफर्ट मांगती हैं। अब किसी दिन मान लीजिए मेडिसिन छूट गई या मेडिसिन की डोज चेंज हो गई या सुबह शाम की जगह कोई मिस कर दिया आपने डोज, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा बट अगर आप लंबे टाइम से ले रहे हैं तो इतना फर्क, नेग्लिजिबल इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। पर ईआरपी क्या होता है, वो आपके एफर्ट की डिमांड करता है। अगर आप एफर्ट्स लेना ही बंद कर दोगे तो उसका रिजल्ट आएगा नहीं, और ऐसे में आपका माइंड ज्यादा सोचेगा कि भाई मैंने तो इतने एफर्ट लिए थे, कुछ फायदा नहीं हुआ, जल्दी गिव अप करोगे। मेडिसिन में लोग कम जल्दी गिव अप करते हैं, जबकि थेरेपी में ज्यादा गिव अप करते हैं लोग। क्यों? क्योंकि वो आपकी तरफ से आपका एफर्ट मांगती है। थेरेपिस्ट आपको अपने सामने तो करा देगा, पर घर पे आपको करनी है, ये जिम्मेदारी आप ही को लेनी है। इनफैक्ट यहां घर वालों की भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये नहीं कि फैमिली वालों पर निर्भर हो गए, फैमिली वालों को बोल दिया कि भाई डॉक्टर आप मेरे फैमिली मेंबर्स को समझा दो, वो करा देंगे मुझे। किसी किसी केस में जरूरी होता है, ऐसी बात नहीं है कि हमें फैमिली वालों को ट्रेन नहीं करना होता, करते हैं कई बार, बट मोस्टली कोशिश ये की जाती है कि एडल्ट केसेस में, जो 18-20 साल से बड़ी उम्र के हैं, उनके केस में खुद ही करें वो लोग तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा इफेक्टिवली वो कर पाएंगे। डेली भी करना है और साथ साथ वो कंसिस्टेंसी बनाकर रखनी है, ताकि आप उसके रिजल्ट्स को इवेल्युएट कर पाएं। नहीं तो शुरू शुरू में आपने ज्यादा एफर्ट ले लिए, बाद में आपने एफर्ट नहीं लिए, फिर आपने क्या किया, आपने कहा मैंने तो बहुत काम किया था, बहुत मेहनत की थी, और थेरेपी काम ही नहीं करी। पर आप ये नहीं ध्यान देंगे कि आपका इररेगुलर रहना ही रिस्पॉन्सिबल है, जिस वजह से आपको थेरेपी सक्सेसफुली काम करती नहीं दिख रही। और होता क्या है, कभी कभी अचानक से बहुत ज्यादा सिम्टम बढ़ जाता है, किसी भी वजह से स्ट्रेस हुआ, कुछ हुआ, सिम्टम बढ़ गया, फिर और ज्यादा आप गिव अप करते हो, और ज्यादा आपको लगता है कि थेरेपी वर्क नहीं कर रही, तो आप डिसकंटिन्यू करते हो, कई कई दिन मिस कर देते हो। तो डिस्ट्रेस बढ़ रहा हो, मुश्किल लग रहा हो, टाइम ना निकाल पा रहे हो, इन सब चीजों के बावजूद थोड़ा टाइम डेली थेरेपी को देना जरूरी है। तभी आप उसके रिजल्ट्स के प्रति अपना भरोसा बना पाओगे और उन रिजल्ट्स को ला पाओगे। आपका अपना लिया हुआ एफर्ट है, इसलिए आपको उस एफर्ट की रिस्पेक्ट करनी है, और उस एफर्ट की कंसिस्टेंसी बनाकर ही आप पूरी तरह से जस्टिस कर सकते हो अपने खुद के ट्रीटमेंट से। तभी जाकर आपको बड़ा और अच्छा रिजल्ट देखने में आएगा। तो ये जो हैबिचुएशन होती है, जैसा मैंने बताया ईआरपी में एंजाइटी के प्रति, वो तभी हो पाती है जब आप डेली कर रहे हो। ये बात अलग हो सकती है कि आपने थेरेपिस्ट के साथ क्या डिस्कशन किया है कि दिन में मुझे 4 बार करना है, 10 बार करना है, 2 बार करना है, 10 मिनट के लिए करना है हर बार, या आधे घंटे के लिए करना है। ये आपके अपने थेरेपी के प्लान पर डिपेंड कर सकता है।
शुरू में कम करना है, बाद में ज़्यादा कर देना है, ड्यूरेशन उसकी बढ़ा देनी है, वो सब अलग चीज़ें हैं। पर किसी भी दिन अगर आपको लगे कि बहुत बिजी है, नहीं हो पा रहा, थोड़ा टाइम ढूंढ के आपको परफॉर्म कर देना चाहिए, ताकि आपके दिमाग को डेली का एक डोज मिलता रहे। वो थेरेपी का डोज है जो आपको देना है। तो दवा की तरह थेरेपी की एक्सरसाइज का डोज भी दिमाग को मिलता रहेगा, तो वो समझता रहेगा कि हाँ भाई, एंग्जाइटी को दूर भगाना है, एंग्जाइटी को दूर रखना है। ब्रेन को मैसेज मिलता रहेगा कि एंग्जाइटी को दूर रखना है, तो वो हैबिचुएट कराता रहेगा आपको। और कभी भी ऐसा हुआ कि आपने एक्सरसाइज नहीं करी और आपकी किसी दिन एंग्जाइटी बढ़ गई, तो दिमाग को लगेगा या आपको लगेगा कि हम पहले जैसे हो गए, फिर से पहले वाले स्टेज पर रिटर्न कर गए, भाई इससे तो कुछ फायदा नहीं हुआ। दिमाग भी कहेगा, फिर से वही एंग्जाइटी लाकर गिव अप करेगा, कॉन्फिडेंस डाउन होगा, अगेन आपको फिर से शायद हो सकता है नए सिरे से शुरुआत करनी पड़े, या उसका असर धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाए। तो ध्यान रखें इस बात को। तो ये रही इस वीडियो की डिस्कशन। इसमें हमने फिर से 4 पॉइंट्स पर फोकस किया। चारों पॉइंट्स को ध्यान में रखें, इनको समझें। मैं पूरा डिटेल में आपको समझा रहा हूं ताकि आपको हेल्प मिले, आप समझें कि ईआरपी कैसे करनी है, क्यों इसके कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना जरूरी है, क्यों गिव अप नहीं करना है और इसके साथ लगे रहना है, ताकि आपका ग्रेजुअली धीरे 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 प्रोग्रेस होता रहे और आप इससे पीछे ना हटो, एस्केप ना करो ईआरपी के ट्रीटमेंट से। ईआरपी डिफिकल्ट होता है, इसीलिए मैं इतनी लंबी वीडियो सीरीज बनाई है, ताकि आपको समझा पाऊं, आपके दिमाग में डाल पाऊं ये बात को कि भाई ये जरूरी है, इसको करना है और इसके जो भी बैरियर्स हैं, इश्यूज हैं, उनको ओवरकम करना है, छोड़ नहीं देना, हौसला रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है और आप जो है सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो 3 वीडियोस हो गई। पहली में मैंने 3 पॉइंट्स डिस्कस किए, दूसरी में 4 पॉइंट्स डिस्कस किए, इस वाले में भी 4 पॉइंट्स डिस्कस किए। कुल मिला के 11 पॉइंट्स में डिस्कस कर चुका हूं इस थर्ड पार्ट तक। कुछ और पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने के हैं, मैं आगे की वीडियोस में डिस्कस करूंगा आपसे, उसमें और कुछ इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल भी सब्सक्राइब करें और इस सीरीज पर बने रहें, ताकि आपको ज़्यादा यूजफुल जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।